हम बात करते हैं एग्जामिनेशन की। तो पर रेक्टल एग्जामिनेशन, पर रेक्टल एग्जामिनेशन में क्या करना है, सबसे पहले इसको हमको एम्प्टी ब्लैडर में करना है। तो इस अगर हम ये पर रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं तो जो इनलार्ज लेटरल लोब्स होते हैं इट कैन बी फेल्ट इजली, साथ ही साथ रेक्टल म्यूकोसा इज फ्री। तो ये दो चीज़ हमको देखने को मिलता है कि हमको लेटरल लोब्स जो होते हैं वो इजली फेल्ट हो जाते हैं बड़े हुए, और रेक्टल म्यूकोसा जो होती है वो फ्री होती है इन केस ऑफ इनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड। और जो इन केस ऑफ कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट और इन केस ऑफ कह सकते हैं कि जो म्यूकोसा होती है रेक्टम की, तो पर रेक्टल एग्जामिनेशन कैसे करना है। तो पर रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए सबसे पहले हमको पर रेक्टल एग्जामिनेशन एम्प्टी ब्लैडर में करवाना है। उसके बाद इसको हम अगर करते हैं तो पर रेक्टल एग्जामिनेशन, तो इन लार्ज लेटरल लोब्स कैन बी फेल्ट ईजली एंड रेक्टल म्यूकोसा इज फ्री। तो पर रेक्टल एग्जामिनेशन करने के लिए सबसे पहले पेशेंट को एम्प्टी ब्लैडर होना चाहिए। उसके बाद पर रेक्टल एग्जामिनेशन में हमको देखने को मिलता है इनलार्ज लेटरल लोब्स, जिसको हम इजीली फेल्ड कर सकते हैं ड्यूरिंग पीआर, और साथ ही साथ रेक्टल म्यूकोसा जो होती है वो फ्री होती है इन केस ऑफ इनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड। इन केस ऑफ कार्सिनोमा प्रोस्टेट जो म्यूकोसा होती है वो फ्री नहीं होती है, इट इज़ इन्फिल्ट्रेटेड इनटू द रेक्टम। उसके बाद एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के केस में देखते हैं हम। तो इसमें क्या है, इट रिवील्स फुलनेस ऑफ ब्लैडर एंड एग्जामिन लोइन रीजन टू रोल आउट हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो हमको क्या करना है कि एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं तो सबसे पहले हमको ये देखने को मिलता है कि ब्लैडर जो है वो फुल देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ रिटेंशन ऑफ यूरिन, और साथ ही साथ अगर हम लॉइन रीजन को हमको एग्जामिनेशन करना है टू रूल आउट हाइड्रोनेफ्रोसिस। थर्ड जो पॉइंट है वो है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, इट इज़ परफॉर्म टू रूल आउट एनी स्पाइनल डिसऑर्डर और एनी इंजरी, क्योंकि स्पाइनल डिसऑर्डर और इंजरी के कारण भी रिटेंशन ऑफ यूरिन भी देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ एग्जामिनेशन हो गए हमारे लोकल एग्जामिनेशन। अब हम इन्वेस्टिगेशंस की बात करते हैं। इसमें क्या है, ब्लड यूरिया एंड क्रेटिनिन। तो अगर ये ब्लड यूरिया या क्रेटिनिन लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलता है तो इट इंडिकेट्स रेनल फेलियर। सेकेंड पॉइंट है हमारा यूरोफ्लोमेट्री। ये क्या होता है कि इसमें हम फ्लो रेट ऑफ यूरिन को एसेस करते हैं, मॉनिटर करते हैं। नॉर्मल जो होता है फ्लो रेट वो होता है 15 से 20 ml पर सेकेंड, जबकि अगर BPH होता है तो यहाँ पे हमको 10 से 15 ml देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर पी बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो 10 ml से भी कम देखने को मिलता है। तो यूरोफ्लोमेट्री एक मतलब इस वजह से भी करवा सकते हैं कि हमको वहाँ पे हम ये देखने के लिए करवा सकते हैं कि ये हमको सर्जिकल और कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में डिफ्रेंशिएट करने को कर सकते हैं। अगर हम ये जो 10 से 15 ml दिख रहा है हमको, तो वहाँ पे हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट चला सकते हैं। अगर 10 ml से कम है तो वहाँ पे हमको सर्जरी करनी पड़ेगी, वो सर्जिकल मैनेजमेंट में जाएगा। इसके अलावा USG होल एब्डोमेन टू एसेस द साइज एंड वेट ऑफ प्रोस्टेट, ये हमको अल्ट्रासोनोग्राफी करवानी है। हमको वहाँ पे देखने को मिलेगा साइज़ देखने को मिलेगा प्रोस्टेट का, वेट देखने को मिलेगा, साथ ही साथ वहाँ पे हम ये एसेस कर सकते हैं कोई रेजिडुअल यूरिन तो नहीं है, और ये भी देखने को मिल सकता है कि हाइड्रोनेफ्रोसिस तो नहीं हो रही है। तो ये कुछ देखने को मिल सकता है अल्ट्रासोनोग्राफी में। फिर उसके बाद यूरिन एग्जामिनेशन करवा सकते हैं टू रूल आउट UTI। PSA क्या होता है, इट इज़ अ प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, इट इज़ अ ग्लाइकोप्रोटीन एंड यूज्ड एज अ मार्कर ऑफ फॉर प्रोस्टेटिक डिजीज़। तो अगर ये बढ़ा हुआ देखने को मिलता है तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे BPH है, लोकलाइज्ड कार्सिनोमा है। अगर ये 30 नैनोग्राम से बढ़ा हुआ, जो पहले नॉर्मल की बात करते हैं, नॉर्मल जो है वो 4 नैनोग्राम पर ml है। तो BPH के केस में ये 4 से 10 के बीच में लाई करता है अगर BPH होता है। तो अगर कार्सिनोमा है लोकलाइज के केस में ये 15 तक रहेगा, और जो मेटास्टैटिक है वहाँ तक वो 30 नैनोग्राम पर रहेगा। तो BPH के केस में 4 से 10, और लोकलाइज कार्सिनोमा के केस में 15 नैनोग्राम तक, और मेटास्टैटिक कार्सिनोमा के केस में वहाँ पे 30 नैनोग्राम तक देखने को मिल सकता है पर ml।
तो टू रूल आउट CA ऑफ प्रोस्टेट, कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट, ये हमारा टेस्ट किया जाता है PSA टेस्ट। उसके बाद IVP, इसको इंट्रावेनस पाइलोग्राम भी बोलते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर टू रूल आउट हाइड्रोनेफ्रोसिस, टू एसेस किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर, साथ ही साथ सिस्टोस्कोपी। तो ये कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ। ब्लड यूरिया एंड क्रिएटिनिन टू रूल आउट रेनल फेलियर, अगर ये राइज हो रहे हैं, इनका लेवल जो बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, तो इट इंडिकेट RF। उसके बाद यूरोफ्लोमेट्री टू असेस फ्लो रेट ऑफ यूरिन, जो नॉर्मल होता है वो 15 से 20 ml होता है। इन केस ऑफ BPH वो 10 से 15 ml के बीच में लाई करता है। उसके साथ साथ USG ऑफ होल एब्डोमेन टू असेस द साइज एंड वेट ऑफ प्रोस्टेट, साथ ही साथ टू असेस द रेजिडुअल यूरिन एंड टू लुक आउट फॉर हाइड्रो यूरेट्रो नेफ्रोसिस। इसके अलावा यूरिन एग्जामिनेशन में टू रूल आउट UTI, PSA इस वजह से करवाते हैं, टू रूल आउट कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट, जिसका नॉर्मल वैल्यू होता है 4 नैनोग्राम, BPH में 4 से 10 के बीच में रहता है। फिर उसके बाद IVP इंट्रावेनस पाइलोग्राम, ये हमको इस वजह से करवाना है, ये टू रूल आउट हाइड्रोनेफ्रोसिस, और बाद में सिस्टोस्कोपी भी करवा सकते हैं। तो ये कुछ इन्वेस्टिगेशन हो गए। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में क्या है? कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। अगर जो फ्लो रेट है, जिसमें यूरोफ्लोमेट्री जब टेस्ट करवाते हैं, उसमें हमको फ्लो रेट 10 से 15 ml से ज़्यादा या इसके बराबर मिलता है, 10 से 15 ml के बराबर बीच में, या 10 से 15 ml से ज़्यादा मिलता है, तो वहाँ पे हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में जाएंगे। साथ ही साथ अगर रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो 180 ml से कम मिल रहा है, तब भी हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में जाएंगे। अगर रेजिडुअल वॉल्यूम 200 ml से ऊपर देखने को मिलता है और जो फ्लो रेट है वो 10 ml से कम देखने को मिलता है, तो हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में ना जाके हम सर्जिकल मैनेजमेंट में जाते हैं। तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में हमको सबसे पहले पेशेंट को क्या कर बोलना है, अवॉइड एल्कोहल एंड अदर डाईयूरेटिक्स। तो जो भी डाईयूरेटिक्स का काम करने वाली चीज़ें हैं, जैसे एल्कोहल हो गया जो डाईयूरेसिस करवाता है, साथ ही साथ जो डाईयूरेटिक्स दवाइयाँ हैं उसको मना करवाना है, उसको बंद करवाना है। उसके बाद एडवाइज टू टेक मिनिमल फ्लूइड एट बेड टाइम। बेड टाइम के दौरान हमको बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है, बहुत कम पानी पीना है, या फ्लूइड वाली चीज़ें लेनी है, लिक्विड डाइट लेनी है, तो उसको कम करना है। उसके बाद प्रोस्टेटिक मसाज इज़ इफेक्टिव, और प्रोस्टेटिक मसाज करना है। तो ये कुछ एडवाइस हो गई। उसके बाद हम ड्रग्स की बात करते हैं। ड्रग्स में क्या हो गई? अल्फ़ा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स हो गए। तो ये क्या काम करते हैं? इट रिलैक्सेस द इंटरनल स्फिंक्टर फॉर बेटर ड्रेनेज ऑफ द ब्लैडर। तो ये क्या करता है? अल्फ़ा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर क्या करते हैं? ये इंटरनल स्फिंक्टर को रिलैक्स कर देते हैं, ताकि जो ड्रेनेज है ब्लैडर से वो ज़्यादा बेटर हो जाए। इसमें जैसे एग्जांपल हो गए, टैम्सुलोसिन हो गया, टेराजोसिन हो गया, अल्फाजोसिन हो गया, यही कॉमन चलते हैं, ये सब ज़्यादा कॉमनली यूज़ होती हैं यही चीज़ें। उसके बाद 5 अल्फ़ा रिडक्टेज हो गया हमारा, 5 अल्फ़ा रिडक्टेट इनहिबिटर्स देते हैं, जिसमें ये क्या काम करते हैं? इट हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ हाइपरप्लेजिया ऑफ द प्रोस्टेट। तो ये इन्लार्जमेंट, जो प्रोस्टेट का इन्लार्जमेंट होता है उसको इन्लार्ज होने से बचाते हैं, जिसमें इसमें हमारा आ गया फेनेस्टाइड एसीटेट और डूटास्ट्राइड। ठीक है, तो कौन कौन से आ गए? फेनेस्टाइड एसीटेट और डूटास्ट्राइड, ये कॉमनली यूज़ होते हैं हाइपरप्लेजिया BPH में। उसके बाद आयुर्वेद की ड्रग्स यूज़ होती हैं कुछ, जैसे वंगबंध हो गई हमारी, कांचनार गुगलू हो गया, चंद्रप्रभा वटी हो गई, पुनर्नवा अरिष्ट वगैरह भी हम देते हैं। तो ये देखो हमारा हो गया ड्रग्स, जिसमें हमें अल्फ़ा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स देख लिया, 5 अल्फ़ा रिडक्टेज इनहिबिटर देख लिया, और आयुर्वेदा की कुछ ड्रग्स देख ली। साथ ही साथ यहाँ पे एंटी एंड्रोजन थेरेपी भी चलवाते हैं बहुत से डॉक्टर्स, तो वो भी उसको भी आप लिख सकते हैं, एंटी एड्रेनर्जिक थेरेपी। अब हम बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की। तो इंडिकेशन फॉर सर्जरी क्या है? सबसे पहले, अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई देखने को मिल रही है, अर्जेंसी है और डिसयूरिया है, मतलब फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी और डिसयूरिया इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि ये जो हमारी नॉर्मल लाइफ स्टाइल है पेशेंट की, उसको डिस्टर्ब कर रहा है, तो वहाँ पे हम सर्जिकल मैनेजमेंट के लिए जाएंगे। साथ ही साथ अगर जो फ्लो रेट है वो 10 ml से कम आ रहा है, रेजिडुअल वॉल्यूम है वो 200 ml से ऊपर है, एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन है, हेमेटूरिया है, हाइड्रो यूरेट्रोनेफ्रोसिस है,
कैलकुलस फॉर्मेशन है और रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो हम वहाँ पे सर्जरी के लिए जाएंगे। ठीक है, सर्जरी में 4 टाइप्स की सर्जिकल प्रोसीजर किए जा सकते हैं, जिसमें पहला हमारा ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, इसको हम TURP बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा कॉमन आज के दिनों में यूज़ होता है TURP ऑफ प्रोस्टेट। उसके बाद सुप्रा प्यूबिक प्रोस्टेक्टेक्टोमी, फिर रेट्रो प्यूबिक प्रोस्टेक्टेक्टोमी और पेरिनियल प्रोस्टेक्टेक्टोमी। तो क्या क्या हो गया, TURP हो गया, सुप्रा प्यूबिक, रेट्रो प्यूबिक और पेरिनियल हो गया।